गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं साइंस का असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन। एकदम डीपली नॉलेज आपको मैं देने वाला हूं और जो आपके असाइनमेंट में शब्द सीमा रखा गया है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप सब ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि साइंस का असाइनमेंट बनाइए सर, तो आज मैं हाजिर हूं साइंस का असाइनमेंट लेकर। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएच का पूरा नाम लिखकर दैनिक जीवन में महत्व बताइए। कारण बताइए कि मुख का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाते हैं। देखिए आंसर बोर्ड में लिखा हुआ है, जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन था पीएच मान क्या है, पीएच का पूरा नाम लिखना था। तो पीएच में पी से तात्पर्य पोटेंस अर्थात शक्ति तथा एस से तात्पर्य हाइड्रोजन से है। अर्थात पीएच का शाब्दिक अर्थ होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति। अब हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। तो पहला है, पाचन की प्रक्रिया में भोजन को पचाने के लिए आमाशय तथा मुंह का भी निश्चित पीएच मान होना आवश्यक है। दूसरा है, शरीर में जैविक प्रक्रियाएं हमारे रक्त के पीएच का मान 6.8 से 7.8 के बीच होने पर संतुलित रूप से होती है। तीसरा है, कुछ पौधे तथा जंतुओं द्वारा इसे आत्मरक्षा के लिए उपयोग करते हैं, जैसे बिच्छू पौधे, मधुमक्खी आदि। चौथा, फसलों के उत्पादन के लिए मिट्टी का अनुकूल पीएच मान आवश्यक है, जैसे धान के फसल के लिए पीएच 5 से 8 पाया जाता है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी में कि कारण बताइए कि मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना क्यों शुरू हो जाता है। इसका आंसर आप लिखिएगा, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इससे मुंह के अंदर की प्रकृति अम्लीय हो जाती है, जिससे दांतों में कैविटी बनने लगती है। इन कैविटियों में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जो दांतों में सड़न के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह ताप ज्ञात कीजिए जो सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में समान हो। तो ये मैथमेटिकल कंडीशन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर आपको लिखना है, चूंकि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है C/5 = F-32/9। इसको देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा प्रश्न ही बोलता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान जो है वो क्या है, इक्वल है, वो ताप हमको ज्ञात करना है। तो हमने मान लिया कि C और F दोनों क्या है, बराबर है। अब मान लेना है कि वहां ताप T, जो हमको टेम्परेचर पूछा है ताप, उसको हम मान लेंगे T। तो T ताप पर C व F समान होंगे। तो देखिएगा C और F तो पहले से समान थे और हमने क्या मान लिया उसके बराबर में T। तो C = F = T। अब इस समीकरण 1 में हम समीकरण 1 में C व F का मान T रखने पर, ठीक है, जहां जहां C है और F है वहां क्या रखेंगे अपन, T रखेंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से T/5 = T-32/9। अब सॉल्व करिएगा इसको, तिर्यक गुणा कर लीजिए आप। तिर्यक गुणा करने पर क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो T × 9 और ये इधर बाय ट्रांसपोजिंग होगा तो 5T-32। सॉल्व करेंगे, T × 9 5
5 इंटू टी हो जाएगा। देखिए इसका इसके साथ गुणा होगा, फिर इसका इसके साथ गुणा होगा, तो 5t माइनस 32। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या होगा 160। अब ये आपका 90 है, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे हम। पक्षांतर करने पर तो क्या हो जाएगा ये माइनस 5t, यहाँ क्या बचेगा माइनस 160। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 90 में 5 हो जाएगा माइनस, तो आएगा आपका 40 इज इक्वल टू माइनस 160। फिर t का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा यहाँ से, माइनस 160 अपॉन 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और ये 0, तो t का वैल्यू आपका आ गया माइनस 14। अब ये लास्ट लाइन आप लिखिएगा t इज इक्वल टू माइनस 40 पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान समान होगा, अतः इस तापमान पर दोनों बराबर हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, चालन, संवहन और विकिरण को अपने परिवेश के उदाहरण से समझाते हुए दो अंतर स्पष्ट कीजिए जिसकी शब्द सीमा है 75 से 100। देखिए इसमें शब्द सीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं वो शब्द सीमा के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरे आंसर्स मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए हम लोग समझते हैं आखिर चालन होता क्या है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि चालन, संवहन और विकिरण, इसको क्या करना है अपने को परिवेश के उदाहरण से समझाना है और इसमें अंतर भी स्पष्ट करना है। तो देखिए चालन क्या होता है, किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को चालन कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं, धातु की छड़ का एक सिरा आग की ज्वाला में रखने पर शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। फिर सेकंड है आपका संवहन। तो संवहन वह विधि है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। जैसे उदाहरण, जब एक बीकर में रखे द्रव को गर्म किया जाता है तब बीकर का निचला हिस्सा गर्म होकर तली के सबसे नीचे द्रव अणु को गर्म कर देता है और वह अणु ऊपर की ओर चला जाता है तथा ठंडा अणु नीचे आ जाता है। फिर आपका विकिरण, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि सूर्य की ऊष्मा विकिरण द्वारा पृथ्वी पर आती है, अर्थात सूर्य की किरणों को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो निर्वात में भी गति करती है। अब अपन देखते हैं चालन, संवहन तथा विकिरण में अंतर। तो इसके लिए मैंने आधार मान लिया है दो, एक माध्यम की आवश्यकता और दूसरा है ऊष्मा संचरण की गति। तो चालन में हम देखते हैं तो माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे हमने उदाहरण में लिया था एक। संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता होगी, लेकिन विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर दूसरा हमने लिया है ऊष्मा संचरण की गति। तो ऊष्मा संचरण की जो गति है वो चालन में धीमी होती है, उसी प्रकार संवहन में भी धीमी होती है, लेकिन विकिरण में तीव्र होती है, प्रकाश के वेग की दर से यह होती है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय मूलक व क्षारीय मूलक अलग अलग कर आवेश सहित लिखिए, और शब्द सीमा इसमें दिया है 100 से 150 तक का। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न में दिया गया है पहला कॉपर सल्फेट CuSO4, ये हमको यौगिक दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, वियोजित कर देंगे। तो वियोजित करने पर हमको दो भाग प्राप्त होगा, एक होगा धनात्मक भाग और दूसरा होगा ऋणात्मक भाग। तो ये Cu++ बनाएगा कॉपर और सल्फेट आपका बनाएगा SO4 माइनस। तो देखिएगा कॉपर सल्फेट के मूलक हमको बताने हैं, क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। तो जो धनात्मक भाग से आएगा वो कहलाएगा क्षारीय मूलक और जो ऋणात्मक भाग से आएगा वो कहलाएगा अम्लीय मूलक। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बन जाएंगे।
देखिए अमोनियम एसीटेट का आपको बनाना है। देखिए इसमें जो आपका धनात्मक भाग है वो रहेगा NH4+ और एसीटेट CH3COO, ये हो जाएगा आपका माइनस में। तो जो धनात्मक भाग है वो बनेगा आपका क्षारीय मूलक अर्थात NH4+ और ऋणात्मक भाग बनता है अम्लीय मूलक अर्थात CH3COO-। देखिए तीसरा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको वियोजित कर लेंगे तो ये बनाएगा आपका Mg++ और क्लोरीन बनाएगा माइनस। अब यहाँ 2 है तो यहाँ लगा लीजिएगा आप 2, ये हो गया आपका संतुलित। तो देखिएगा धनात्मक भाग से क्या बनेगा क्षारीय मूलक, तो Mg++ या 2+ भी डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, क्लोरीन माइनस बनाएगा आपका, ये आपका आंसर हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट के धनात्मक भाग बनाइएगा तो K+ और ये हो जाएगा आपका NO3-। तो धनात्मक भाग आपका बनेगा क्षारीय मूलक और ऋणात्मक भाग बनेगा आपका अम्लीय मूलक। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसको वियोजित करेंगे तो कैसा होगा ये Ca++ और OH- हाइड्रोक्साइड माइनस आयन बनाएगा। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ आप संतुलित करने के लिए 2 लगा लीजिएगा। अब देखिए धनात्मक भाग क्या बनेगा आपका क्षारीय मूलक, तो Ca++ और हाइड्रोक्साइड माइनस, ये आपका अम्लीय मूलक हो जाएगा ऋणात्मक भाग। तो इस प्रकार ये आपके 5 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लीजिए। अब बचे आपके केवल लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकनों कोई 5 का वर्णन कीजिए जिससे उन्हें जीवों का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान किए गए महत्वपूर्ण अवलोकन किए गए जिनसे उन्हें जीवों का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली, वे निम्न हैं। किए गए इसमें डबल हो गया था तो मैंने दौरान के बाद जो किए गया था उसको हटा दिया है। अब आपके सेंटेंस बन जाएंगे चार्ल्स डार्विन द्वारा सफर के दौरान महत्वपूर्ण अवलोकन किए गए जिनसे उन्हें जीवों का सिद्धांत प्रतिपादित करने में मदद मिली, वे निम्न हैं। पहला, समुद्री पानी के नमूनों का अध्ययन। इसमें उन्होंने खाने व खाए जाने वाले जीवों की अद्भुत खाद्य श्रृंखला देखने को मिली। इस प्रकार का अनुभव उन्हें स्थलीय जीवों में भी अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में देखने को मिला था। दूसरा है, डार्विन ने पत्थरों में जीवाश्म देखे तो वह उस जगह के वर्तमान के जानवर जैसे दिखते थे, चाहे उनका आकार अलग हो पर उनका शारीरिक ढांचा समान होता। तीसरा नंबर, डार्विन को यह एहसास हुआ कि किसी भी जगह में आज के रहने वाले जीवों का उसी जगह पर लाखों साल पहले रहने वाले जीवों से जरूर कोई रिश्ता है। चौथा है आपका, विशालकाय विलुप्त स्तनधारियों, सरीसृपों इत्यादि के जीवाश्मों से उन्हें यह पता चला कि पूर्व के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी, अर्थात पृथ्वी के सतह में परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। फिर लास्ट है आपका 5वां, सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन गलापागोस द्वीप में फिंच की चोंच पर किया, जहां अलग अलग द्वीपों में उन्हें एक ही प्रकार की चिड़ियों में अलग अलग प्रकार की चोंच दिखाई दिए। उन्होंने पाया कि यह विभिन्नता द्वीपों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के भोजन के कारण है। तो ये आपके आंसर्स हो गए हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इस प्रकार आपका साइंस का असाइनमेंट समाप्त हो गया। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो।